चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। हमारे पास जो टाइमिंग है वही है, मैंने एग्जैक्ट रखी हुई है, कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे मेरे पास है ना नाइट में टाइम मिला, तो मैंने नाइट में तैयार करूँ, जस्ट 10:52 हो रहे हैं। ओके, चलिए मैं चालू करता हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखो, तो हमने सेक्शन सी तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब सेक्शन डी के लिए हम क्या करते हैं, पेज को फोल्ड करते हैं, बिकॉज नया सेक्शन नए पेज से। चलिए, तो यहाँ पे सेक्शन पहले मेंशन करते हैं हम, सेक्शन डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1, मतलब हमारे पास 35 है क्वेश्चन नंबर 35। ओके, सॉरी मैं आंसर लिख रहा था, तो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आंसर, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है पहला, 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस का 4xy माइनस 2yz और प्लस का 4xz। देखो, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला ये है हमारे पास, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, इसे हम एक्स वाई जेड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फॉर्मूला बना है ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले की फॉर्म में दिया है, तो हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट की फॉर्म में रखना है। इसे रखना कैसे, देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को रूट में लेंगे। रूट का मतलब क्या, हमारे पास जैसे 4 है तो 4 का रूट 2 होगा, तो इसे रखेंगे हम 2x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2। ए की कीमत क्या हमारे पास, ए की कीमत 2x है, तो हम इंटू में 2x रखेंगे, इंटू बी की कीमत हमारे पास y है तो y रखेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर 2, बी की कीमत हमारे पास क्या है, y है, इंटू और सी की कीमत हमारे पास z है, z, फिर प्लस 2 इंटू ए की कीमत हमारे पास क्या है, 2x है, तो 2x इंटू और z की कीमत हमारे पास क्या है, z की जस्ट वेट, सी की कीमत हमारे पास सी ही है, सॉरी z है, तो z। अब क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को मतलब फॉर्मूले की फॉर्म में पुट कर लिया। अब रखने के बाद हमें क्या करना, पहले दूसरे और तीसरे इन तीनों को ले लेना है। तो हमारे पास क्या है, 2x y और z इसका स्क्वायर। अब हमें नोटिस करना है, हमने ऐसे क्यों रखा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे माइनस भी आया है, तो माइनस कैसे मालूम पड़ेगा कि किस वैल्यू का माइनस है। देखो यहाँ पे माइनस है, तो हमें यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। देखो ये माइनस है, दो जगह माइनस है, तो अब हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास x y और z ये तीनों हमारे पास क्या दिए, वेरिएबल दिए गए, तो इनके पास किसी ना किसी के पास माइनस है। अब माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो या तो x के पास होगा, या y के पास होगा, या z के पास होगा। देखो हम लास्ट वाले में देखेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखो प्लस है, लास्ट कहाँ है हमारे पास क्वेश्चन, हीरा, लास्ट वाला हमारे पास प्लस है, तो हम देखेंगे यहाँ पे x और z दोनों ही है। अगर x के पास माइनस होता तो हमारे पास लास्ट वाला इक्वेशन माइनस में होता, z के पास होता तो भी माइनस में होता। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमें y के पास लग रहा है, y के पास माइनस में लग रहा है, तो क्या है, अगर देखो हम देखेंगे ना, पहला टर्म और दूसरा टर्म, देखो यहाँ पे भी y आया है और यहाँ पे भी y आया है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब दोनों जगह माइनस है, तो एग्जैक्ट हमारे पास माइनस y के साथ है और प्लस में z, तो एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो यही बनेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो दूसरा पॉइंट में हमारे पास दिया है 64m³ माइनस 343n³। एग्जैक्ट अब क्या करेंगे, पहले इसे क्यूब मतलब ना रूट में चेंज करेंगे। ठीक है, क्यूब रूट में, तो एग्जैक्ट हमारे पास जो 64 है ना, 4 का क्यूब है, तो 4m³ हो जाएगा हमारे पास, माइनस 343 7n का क्यूब है। अब हमने क्या किया, इसे फॉर्मूले में चेंज कर लिया। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, a³ माइनस b³ वाला। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। तो इसे रखेंगे, देखो a की कीमत हमारे पास 4m हो जाएगी, तो 4m माइनस b की कीमत 7n, तो 7n। यहाँ पे a की कीमत 4m, तो 4m का स्क्वायर प्लस a की कीमत 4m इंटू b की कीमत 7n प्लस में 7n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, 4m माइनस 7n, ये ब्रैकेट में होगा हमारे पास। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 m² हो जाएगा,
फिर प्लस 4 7 से 28 mn हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होगा, तो 49 n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका अगर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो एग्जैक्ट हमारा आंसर यही हो जाएगा। ओके, चलिए चलते सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 36 है मैं लिखूँ यहाँ पे आंसर नंबर 36। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। देखो हमारे पास ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का बोला है हमारे पास, तो ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास ट्रायंगल बोला तो हमारे पास पहले नाम दे देते हम ABC। ठीक है, अब ज्वाइनिंग है हमारे पास मिड पॉइंट की। ठीक है ना, हमारे देखो बोला है हमारे पास कि मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी हमारे पास, देखो अब ये थर्ड साइड ऑलरेडी दी गई थी, ये वाली हम ले लेते हैं, ये थर्ड साइड है हमारे पास। ठीक है, थर्ड साइड है तो क्या करेंगे, इससे हम एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक, तो इसका नाम दे देते हैं, देखो ABC, इसका नाम D दे देते हैं। ठीक है, फिर EF। अब हमने ट्रायंगल तैयार कर लिया है ट्रायंगल तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसके हेल्प से कीमत निकालेंगे, मतलब जो हमें बोला गया है। तो हमें क्या करना है ना, एग्जैक्ट प्रूव करना है कि जो EF है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव EF पैरेलल BC। अब हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे E एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। ठीक है, तो हमारे पास जो E और F है ना वो AB और AC का मिड पॉइंट है। देखो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो EF है वो BC के पैरेलल बताना है। तो इसको पैरेलल इसके लिए बताना है, तो देखो सबसे इजी ट्रिक समझना, अगर हम इसको पैरेलल बता देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको पैरेलल बताते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। बिकॉज क्या, अगर हम इनको पैरेलल मतलब क्या होता है, हमारे पास वन पेयर भी अगर हम इक्वल बता देते हैं ना, मतलब पैरेलल बता देते हैं ना, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास EBCD ये एक पैरेललोग्राम है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बट हमने क्या किया, इन दोनों साइड्स को इक्वल बता दिया है, क्योंकि E अगर मिड पॉइंट होगा तो हमारे पास जो AE है और EB है दोनों की कीमत कैसी हो जाएगी, समान होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल नंबर 1 और 2, क्योंकि अब हम क्या करेंगे ना, ये जो AE है इसको DC के बराबर प्रूव कर देंगे, और ये इसके बराबर प्रूव हो जाएगा ना, तो इसके बराबर ये था तो ये इसके बराबर प्रूव हो जाएगा, और प्रूव हो गया तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इसका वन पेयर पैरेलल मतलब एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल है, तो सीधी सी बात है हमारे पास EBCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जस्ट उसे हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सिंस AB पैरेलल, हमारे पास जो AB पैरेलल है CD के। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ ट्रांसवर्सल DF क्या ED हो जाएगा हमारे पास, ED। तो हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पे बताया कि जो कौन सा, हाँ AB है ना, AB ये CD के पैरेलल है। तो देखो ये अगर ऐसे पैरेलल होगा तो ये जो बीच वाली लाइन होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो इसके अब ये जो एंगल होंगे ये अपोजिट, ये वाले इसको अल्टरनेट बोलते हैं, ये एंगल इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं AEF एंगल AEF ये किसके बराबर हमारे पास, CDF के, एंगल CDF के बराबर है। इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। अब हमने क्या किया, देखो ये साइड इसके बराबर बता दी। अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा। फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो EF है वो FD के बराबर है, बिकॉज क्या हमारे पास, या फिर इसको भी ले सकते हैं कि AF FC के बराबर है, क्योंकि F हमारा मिड पॉइंट है, तो इन दोनों की कीमत भी कैसी, एक जैसी होगी। तो इन दोनों ट्रायंगल से हम प्रूव करेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AEF एंड दूसरा ट्रायंगल है CDF, ट्रायंगल CDF। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें कोई 3 पॉइंट निकालेंगे, बिकॉज हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखूंगा मैं एंगल AEF
एफ इक्वल टू इसके ये एंगल के बराबर कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला होगा, तो सी डी एफ लिख देंगे, एंगल सी डी एफ। ये हमारे पास एबोव प्रूफ लिख देंगे, एबोव प्रूफ। देखो हमने ये ऊपर प्रूफ किया ही है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये होगा हमारे पास कि हमारे पास ये जो एंगल है ए एफ ई, एंगल ए एफ ई, ये बराबर होगा सी एफ डी के, एंगल सी एफ डी। ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट एंगल, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के सामने, इस वजह से अपोजिट हो जाएगा। अब लिखेंगे डायरेक्टली ए एफ, तीसरा पॉइंट ए एफ इक्वल टू एफ सी, एफ सी। तो ये हमारे पास सीधा हो जाएगा क्या, हाँ, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इतना प्रूव कर दिया। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट कौन कौन से आए हमारे पास, देखो ये साइड है, सॉरी ये एंगल है और ये साइड है। तो एंगल साइड वाला रूल लगा यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी एफ का, ठीक है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, अब देखो हमने क्या किया, रूल लिख देता मैं, तो लिखूंगा कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल, ठीक है। तो इस हमने रूल से प्रूव कर दिया इसे। अब डायरेक्टली मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे हमने पहले और दूसरे ट्रायंगल को प्रूव कर दिया, तो ये वाली साइड है ना, इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे क्या, ए ई इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास हो जाएगा सी पी सी टी। मैं सी पी सी टी ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब क्या होगा ये दोनों बराबर हो गए। अब हमने क्या बताया था, जो ए ई है ना, ए ई है वो ई बी के बराबर है, हमारे पास ए ई बी के बराबर है। तो ई बी और सी डी ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या, ये कीमत इसके बराबर थी, इस वजह से। तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ए ई है, हाँ, ई बी इक्वल टू सी डी। अब सी डी ये कैसे हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास जो ए ई है वो ई बी के इक्वल था, इस वजह से हमने क्या किया, ई बी रख दिया। तो हम देखेंगे ना, जो ई बी है वो तो हमारे पास इसके बराबर निकल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं सो ई बी पैरेलल सी डी, एंड डायरेक्टली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो ई बी है वो सी डी के इक्वल भी है, इक्वल भी होगी। तो अब हमने क्या किया, जैसे देखो पैरेललोग्राम को हमने एक पेयर बता दिया कि वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10 वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कहने का मतलब है कि हमने पैरेललोग्राम का एक पेयर इक्वल बता दिया। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं सो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या है, हमारे पास ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। बस इतना हमें करना है, ओके। सो आई होप आपको ये 36 वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलिए चलते हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री भी थोड़ी कमज़ोर पेज की है, तो इसलिए थोड़ा सा शायद आपको राइटिंग कम समझ में आए, और मैं जल्दी भी लिख रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए अब देखो हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी कर लिए थे। अब दूसरा पेज है हमारा, तो दूसरा पेज हमारे पास कौन सा है, यही है। सो यहाँ पे दिया गया क्या, 37 क्वेश्चन नंबर। तो मैं आंसर नंबर 37 डाल देता हूँ। 37 में हमारे पास क्या दिया है, ई डी इज ए अल्टीट्यूड। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी। तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ये जो ए डी है वो एक अल्टीट्यूड है। ई डी अगर अल्टीट्यूड होगा तो ये 90 का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना, ये 90 एंगल फॉर्म करेगा। तो डायरेक्टली अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो गिवन है उसे लिखते हैं। तो लिख सकता हूँ मैं, पहला हमारे पास दिया है ए डी इज एन अल्टीट्यूड
अल्टीट्यूड है। अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे क्या ए बी बराबर ए सी भी दिया है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, हमारे पास जो ए डी है वो बी सी को बाइसेक्ट करता है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं टू प्रूव जो हमारे पास बी डी है वो सी डी के इक्वल है। इसे प्रूव करना है। दूसरा हमारे पास ये भी प्रूव करना है कि ए डी जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है दो भागों में। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल 1 ये वाला, और दूसरा इनको पहले क्या करूँगा मैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा, जिससे क्या डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि जो बी डी है वो सी डी के बराबर होगा। तो डायरेक्टली मैं लिखूँगा ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ए सी डी। तो इसमें कोई भी 3 पॉइंट से पहले प्रूव करूँगा। तो ए बी ए सी के बराबर, पहले तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या होगा, जो ए डी बी है, ये एंगल ए डी बी है वो एंगल ए डी सी के बराबर होगा, ए डी सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बोथ 90 हैं, दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं इस वजह से, और अल्टीट्यूड हमेशा 90 का बनाता है। तीसरा हमारे पास ए डी साइड कॉमन हो जाएगी, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ए डी इक्वल टू ए डी, ये हमारे पास कॉमन साइड हो गई, कॉमन हो गई। अब 3 रूल बता दिए तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। तो डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल। अब क्या होगा हमारे पास, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी 2 ट्रायंगल को हम एक दूसरे के बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके सारे पार्ट, तो बी डी इस ट्रायंगल का पार्ट है और सी डी इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं बी डी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। ओके, अब हमने पहला प्रूव कर लिया पॉइंट, ये पहला प्रूफ था। दूसरा हमें बोला गया है कि ए डी बाइसेक्ट, यहाँ पे क्या था, एंगल ए है, एंगल ए। अब देखो, तो हम यहाँ पे देखेंगे ना, हमने एंगल 1 और 2 तो ऑलरेडी प्रूव कर ही लिया था, तो ये भी तो हमारे पास इसी के भाग हैं, एंगल ए का ये वाला भाग हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी सी पी सी टी के हिसाब से बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तो हम डायरेक्टली इसे बोल सकते हैं कि जो एंगल ए, मतलब सो लाइन ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, जस्ट प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की। अच्छा, ये बाकी 37, चलो लेते हैं आंसर नंबर 37, ये हमारा और वाला है। चलिए, तो यहाँ पे बोला है प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ट्राइंगल ले लेते हैं पहले हम। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड और मतलब ऐड लेनी पड़ेगी, डी। ये तो यहाँ पे मैं जो प्रूव करना है ना, वो ये करना है ए बी ए सी के बराबर है। जस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू प्रूव ए सी, सॉरी ए बी लिख देते पहले, कोई दिक्कत नहीं वैसा, ए बी बराबर ए सी। हमें दोनों ये साइड प्रूव करनी है। तो कोई भी रूल लेना है हमें। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ए डी है वो बाइसेक्ट करता है किसको, बी सी को। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ ए डी बाइसेक्ट लाइन बी सी। तो इस हिसाब से हमारे पास जो बी डी है वो सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर हो गया तो देखो पहला कॉमन पॉइंट हो जाएगा, दूसरा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया। अब तीसरा ही पॉइंट ले लेते हैं हम, तो तीसरा हमारे पास एंगल ए भी हो जाएगा, इसको भी हम बता सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा देख लो, ये साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा,
इसके अपोजिट ये एंगल हो जाएगा। बाइसेक्ट है ना, ओके। एंगल एंगल साइड 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 एंगल एंगल साइड साइड। जस्ट रूल थोड़ा सा चेंज लग रहा है। साइड साइड पॉसिबल नहीं है सर। प्रूव दैट opposites to equal sides of an isosceles triangle are equal। ओके देखो यहाँ पे एंगल भी इक्वली दिया ऑलरेडी, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये ऑलरेडी इक्वल दिए ही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे बोले ही देखो, प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कैसे भी करके, बिना एंगल की हेल्प लेना है, ऐसा मान के चलो। तो डायरेक्टली अपने क्या कर सकते हैं, प्रूव करते हैं। देखो सबके अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के, जस्ट मैं अलग तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको आंसर मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा, दोनों को प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। ओके, अब दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, जो वैल्यू दी गई वो ले लेते हैं। तो ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, मतलब ये एंगल इक्वल बता रहा हूँ मैं, एंगल ए सी डी, दोनों गिवन है हमारे पास, गिवन है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, ठीक है ना। तो ए डी ने बी सी को बाइसेक्ट किया, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि जो ए डी हमारे पास कॉमन है, तो ए डी इक्वल टू ए डी एक्सेक्ट, हम ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा, कॉमन। तो अब हमने क्या किया, तीनों को मतलब है ना प्रूव कर दिया, तीनों मतलब है ना रूल, तीनों पॉइंट हमने दे दिए यहाँ पे। तो रूल क्या लग रहा है, देखो ये हमारे पास क्या है, एक साइड है, फिर ये साइड है और ये एंगल है। तो एंगल साइड एंगल बोल देते हैं हम डायरेक्टली। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट बाय रूल हो जाएगा हमारे पास एंगल यानी एंगल नहीं आएगा, दो साइड है, एंगल साइड एंगल है, एंगल, अरे यार जस्ट वेट, साइड, ये भी साइड है, एंगल है, साइड एंगल साइड हो जाएगा, ठीक है। रूल वैसे यहाँ पे लोचा बन रहा है हमारे पास कुछ, अल्टीट्यूड होगा हमारे पास, हाँ इसको बता सकते थे हम, इक्वल मीडियन है हमारे पास। तो चलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट प्रूव कर दिया, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है बाय सी पी सी टी, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हमारे पास ये सप्लीमेंट्री भी फुल फिल हो गई, खाली है कि नहीं है, हाँ खाली है। चलो मुझे लगता है 37 थोड़ा सा रूल्स में प्रॉब्लम हो गई है। ओके चलिए, तो हम 38 को अटेंड करते हैं सीधा। आंसर नंबर 38 में क्या दिया हमारे पास, एक सर्कल दिया हमें। अब आगे बोला प्रूव दैट द लाइन ड्रो थ्रू द सेंटर, तो ये हमारे पास सेंटर है। आगे दिया है ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, हमारे पास एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा इसका बाइसेक्टर। नाम दे देते हैं ओ ए बी, इसका नाम एम दे देते हैं, जो इच्छा वो दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब हमें साफ साफ क्या बताया गया है, ये प्रूव दैट द लाइन ड्रो थ्रू द सेंटर, ये हमारे पास ये दिया ना, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। हमें क्या करना है, ये बताना है कि जो ए एम है
वो बी एम के बराबर है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टू प्रूव। हमें क्या करना है, ए एम के बराबर बी एम बताना है, बी एम। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास दो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। तो हम अब देखो हमारे पास क्या, ये बाइसेक्ट करेगा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारे पास ओ एम डायरेक्टली ओ एम इज अ अल्टीट्यूड ले लिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास ओ एम अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, रूल लगाते हैं। तो रूल लगाएंगे, हमारे पास क्या होगा, पहले इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड दूसरा ट्रायंगल होगा ओ बी एम। अब इन ट्रायंगल में कोई 3 रूल बताएंगे। तो पहला हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। ये रूल क्या लगेगा हमारे पास, दोनों रेडियस है हमारे पास, तो लिखेंगे रेडियस। दूसरा हमारे पास क्या होगा, जो ए एम है, देखो ए एम तो इसको बता ही नहीं सकते, तो डायरेक्टली हम ओ एम ले लेते हैं। ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये हमारे पास कॉमन है। तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये जो 90 एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ये बहुत 90 डिग्री है, ठीक है। 3 रूल हो गए। हमारे पास रूल क्या लग रहा है, देखो साइड, ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया है, ये साइड है, ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, और उसके सामने हमारे पास हाइपोटेनस, तो आर एच एस लग रहा है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए एम ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी एम के, कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस रूल। अब हमें क्या बताना था कि देखो हमने क्या किया, पहला दूसरे को ट्रायंगल को प्रूव कर दिया, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए एम बी एम के बराबर है। तो ए एम इक्वल टू बी एम बराबर कैसे होगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो हमने 38 भी कवर कर लिया। अब बचे हमारे पास 39 और ये 39 और वाले, तो ये हमें ग्राफ पे कवर करने पड़ेंगे। फिर हम ग्राफ ले लेते हैं। देखो अभी हमारे पास कितना टाइम इनफ है हमारे पास, मैं इसे यहाँ पे लेता हूँ। चलो, तो सबसे पहले क्या बोला है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड नंबर ऑफ वीक्स। तो हमें यहाँ पे शो करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन मैं हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास अभी स्केल भी नहीं रखी मैंने। चलो, तो मैंने लाइन शो कर दी है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो दिए ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इनको नीचे शो करेंगे हम एक्स एक्सेस पे। ये एक्स एक्सेस है और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। तो शो करेंगे तो लिखेंगे 140, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। 142 हमारे पास 142 कितना हो जाएगा, 150 क्या करते हैं हम, जस्ट यहाँ पर ले लेते हैं 150। फिर 150 से 160 है, 160, फिर 160 से 170 है, 170, 170 से 180 है, 180, और 180 से 190, 190, और 190 से 200 यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो जाएगा। चलो, अब हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो इनका हम 5-5 का पेयर ले लेते हैं, ठीक है। 5-5 का ले सकते हैं, 10-10 का ले सकते हैं, 2-2 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 का भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमारा बन जाएगा आराम से ग्राफ। चलो हम 2-2 का ले लेते हैं तो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, जो 140 है, स्केल नहीं है हमारे पास, ओके चलिए जाने दिए। तो हमारे पास क्या दिया, 140 से लेके 150 तक, ये हमारे पास नंबर ऑफ वीक कितने, 5 दिए, 5। तो हमारे पास 2-2 का हम ले रहे हैं, तो 2 और ये, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब क्या बोला, हमारे पास 5 तक बोला है। तो हमारे पास देखो 5 4 और 5 की मतलब 6 के बीच में आएगा हमारे पास। तो मैं इनको
अंडरलाइन कर लेता हूँ ये 2 लाइन और इनको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब 150 से लेके 160 वाले, 150 से लेके 160 वाले 10 तक गए हैं, तो 10 हमारे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। इनको लिखते जाते हैं, ये हमारे पास 5 तक गया है और ये हमारा 10 तक आगे बोला है 160 से 170 वो 20 तक गया है, तो डायरेक्टली हमें 20 तक ले लेता है। 20 हमारा यहाँ पे आएगा, ये 20 आ गया। आगे हमारे पास बोला है 170 से 180 9 तक है, तो 9 कहाँ पे आएगा हमारा, देखो ये 8 और 9 10 के बीच में आएगा, 8 और 10 के, तो मतलब यहाँ पे आएगा हमारा, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये 9 तक आएगा। आगे बोला हमारे पास 190 से 200 2 है, तो 2 है हमारे पास, कहाँ यहीं पे आएगा ये, ठीक है। जस्ट वेट, 180 लेके 190 6 है, 6 सॉरी गलती से हो गया, 6 हमारा ये है, ये 6 ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है, यहाँ पे आएगा हमारा 2, ये 2 पे है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार करना है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो x यूनिट है ना, x यूनिट ये हमारे पास कितने का है, देखो 10 का दिया है, इक्वल टू 10 यूनिट, यूनिट क्या है, कुछ नहीं बोला हमारे पास, तुमने 10 लिख दिया। और हमारे पास जो y यूनिट है ना, y इक्वल टू, ये हमारे पास 2 का यूनिट है, तो 2 यूनिट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपको शो कर देना है और एक्स वाई प्रॉपर तरीके से लिख देना है, और इसी तरीके से हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पेन से तैयार किया, आपको पेंसिल से तैयार करना है प्रॉपर तरीके से। चलिए फिर एक और ग्राफ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यही बताना था। अब 39 को शो करता है। तो 39 में हमारे पास ये दिए गए ग्राफ। सबसे पहले हम इनके 5 का हमारे पास क्या है, वाई एक्सेस तैयार कर लेंगे। पहले फटाफट लिख लेते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ तक लेता हूँ बिकॉज नीचे मैं लिख सकूँ इस वजह से। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, 5 का पेयर लेना पड़ेगा। तो ये 5 10 15 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉन्ग भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे भी। अब देखो यहाँ पे 5 10 15 20 25 30, देखो मैक्सिमम हमारे पास 30 तक गया है, और तो भी हम एक और ले लेते हैं 35। जस्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन वाले लेता हूँ मैं, रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन CO ले देता हूँ, ठीक है, कंडीशन। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, न्यूरोफिजिकल। मैं यहाँ पे इसको इधर लिखता हूँ, मैं सिर्फ न्यूरो लिख रहा हूँ खाली, ठीक है, न्यूरो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दिया है कौन सा, इंजरीज दिया है, तो मैं इंजरी लिख देता हूँ खाली, इंजरीज। नेक्स्ट हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर है, तो मैं कार्डियो ले लेता हूँ, कार्डियो, ठीक है। तीसरा हमारे पास है रेस्पिरेटरी, यहाँ मैं रेस्पिरेटरी ले लेता हूँ, रेस्पिरेटरी। आगे दिया हमारे पास अदर कॉज, ये अदर बीमारी है, अदर कॉज। चलो अब हम ग्राफ तैयार करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 31.8 तक गया है, तो 31 हमारे पास देखो 31 यहाँ पे आएगा, जस्ट 30 है और 35 है, तो 2 लाइन का हमें लेना पड़ेगा। जस्ट ये 2 लाइन 1 2 यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है। सॉरी जस्ट नाइट, मतलब ना 11:27 हो रहे हैं, और मैंने स्केल वगैरह नहीं ली, तो थोड़ी जल्दी के चक्कर में मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास कितना दिया, 31.8 दिया है, तो 31.8 लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है हमारे पास 25.4, तो 25 हमारे पास ये 0.4 बोला है ना, तो 0.4 पे हम एक लाइन लेंगे सिंगल, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा
25.4 है, 5.4, ठीक है। नेक्स्ट ये 12.4, तो 10 ये है, 10 के ऊपर लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ये 12.4 हो जाएगा। नेक्स्ट रंग 4.3 है, तो 4 हमारे पास यहाँ पे आएगा नीचे, ये 4.3 हो जाएगा। फिर 4.1 है, ये 4.1, ये थोड़ा सा ऊपर लेना था हमें, ये 4.1। नेक्स्ट 22 दिया हमारे पास 22, तो 22 हमारे पास क्या आएगा, 25 और 20 की अंडर ही आएगा, तो 20 ये है, 20 हाँ यही वाला है। अब 25, 22 तो बीच में आएगा हमारे पास, 22 बीच में नहीं, थोड़ा सा हल्का नीचे रहेगा, बिकॉज 22.5 नहीं, इस वजह से नहीं हम बीच में लेते। और इस तरीके से हम इसे ऐड कर देंगे, इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये लिखेंगे हम 22.0। जस्ट इस तरीके से हमें ग्राफ तैयार कर लेना है, पूरा हाथ से तैयार किया है, और हमने और वाले एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे पास 2 घंटे 17 मिनट में हमने पूरा कर लिया पूरा पेपर, ठीक है। आई होप आप अगर प्रॉपर तरीके से मैथ को समझोगे, करोगे, तो आसानी से आप कर सकते हो। देखो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, और बहुत सारा टाइम तो मैंने जस्ट बोल के मतलब गवा दिया होगा, बट फिर भी हमने 2 मिनट मतलब 2 घंटे 17 मिनट में पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक भी हमारा क्वेश्चन बाकी नहीं है अब, लेकिन बस यहाँ पे ये चीज़ बाकी, तो इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज़्यादा कंडीशन कौन सी, मतलब किस कंडीशन से ख़राब हो जाती है, मतलब जो लेडीज़ होती है, फिर बोल सकते हो वुमेन्स की डेथ हो जाती है, तो वो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी, जस्ट वेट मैं ये निकाल लेता हूँ। तो ये 39 नंबर वाला है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर नंबर 39। एक यही हमारे पास 39 वाला है, ठीक है। ये और वाला क्वेश्चन है, और वाला यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट दिया है। तो पहला तो रिप्रेजेंट कर दिया, तो पहला बार ग्राफ था ना, बार ग्राफ, तो वो तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा हमारे पास बोला है कि विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो मतलब कौन से रीज़न से वुमेन्स लोगों की सबसे ज़्यादा हत्या होती है, मतलब मरती हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन होता है हमारे पास पूरा, ये हमने पेपर आज सॉल्व मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप ये वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो, और आपने सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझे होंगे मैंने किस प्रकार से सॉल्यूशन किया विथ टाइमिंग। अभी भी देखो टाइम चालू ही है, ठीक है। हमने 2 घंटे 19 मिनट में पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जस्ट मैंने कोई भी मतलब कट वगैरह नहीं किया, और कोई भी मतलब एक्स्ट्रा वीडियो नहीं डाला है आपके सामने लाइव, जस्ट मैं क्या करा सॉल्व करता गया हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।